घरों की कतारें, आंगन में खेलते बच्चे, तालाब किनारे बैठे बुजुर्ग और पीपल के नीचे शाम की चौपाल। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक डर बहता था, एक ऐसा डर जिसका नाम लोग लेने से भी कतराते थे। गांव की सीमा से लगभग आधा कोस दूर, आम के घने बागों के बीच एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी मीनारें आकाश को ऐसे चीरती थीं मानो समय को चुनौती दे रही हों। गांव वाले उसे किसी नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते, उधर मत जाना, वो नरक हवेली है। हवेली की सांस। कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, वे यादें बीते हैं, भावनाएं सोखते हैं और एक दिन उन्हें लौटा देते हैं। रात होते ही हवेली बदल जाती थी। चांदनी जब उसके आंगन में गिरती तो टूटी खिड़कियां आंखों की तरह चमकने लगती और ठीक आधी रात छन छन छन, पायल की आवाज, धीमी, लयबद्ध, जैसे कोई आंगन में चक्कर काट रहा हो। गांव के कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने खिड़की में एक औरत को देखा है। सफेद साड़ी, कमर तक खुले काले बाल, चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटाना मुश्किल। लेकिन जो भी उसे देर तक देखता, अगले दिन या तो तेज बुखार में तपता मिलता या उसकी आंखों में ऐसा डर बस जाता जो उम्र भर नहीं जाता। दिल्ली में बैठे उद्योगपति धर्मपाल सिंह को मौत से डर नहीं था, उन्हें डर था अज्ञात का। वो आदमी जिसने सब कुछ देखा था, धन, सत्ता, राजनीति, अब रातों को सो नहीं पाता था। उसे बार बार एक ही सपना आता, एक खाली कमरा और उसमें पायल की आवाज। वो वैज्ञानिक था, व्यवहारिक था, लेकिन भीतर कहीं उसे लगता था मृत्यु अंत नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक टीम बनाई। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, भौतिकी के प्रोफेसर, कट्टर तर्कवादी। उनका मानना था कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उनकी पत्नी, बाहर से शांत, भीतर से खाली। बच्चा खोने के बाद से उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी। साध्वी काव्या, एक रहस्यमयी स्त्री, कहती थीं कि आत्माएं उनसे संवाद करती हैं। राघव मेहता, वो आदमी जो 30 साल पहले नरक हवेली से जिंदा वापस लौटा था और अब वो फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। जब कार हवेली के लोहे के फाटक के सामने रुकी, हवा अचानक ठंडी हो गई। आम के पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगीं। राघव के हाथ कांप रहे थे। ये घर सांस लेता है, उसने बुदबुदाया। डॉक्टर अरविंद हंसे। घर सांस नहीं लेते मेहता जी, ये आपका डर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फाटक को धक्का दिया, वो खुद ब खुद खुल गया, धीरे, कर कर कर, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही समय जैसे उल्टा बहने लगा। डॉक्टर अरविंद ने अपनी मशीनें निकाल लीं, छोटे सेंसर, रिकॉर्डर, तापमान मापक। उनकी आंखों में उत्साह था, डर नहीं। ये सब वातावरणीय असंतुलन है, उन्होंने कहा। पुरानी इमारतों में गैस जमा हो जाती है, वही भ्रम पैदा करती है। राघव ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ दीवारों को देख रहा था। मीरा की नज़र एक पुरानी पेंटिंग पर ठहर गई। एक सुंदर स्त्री, सफ़ेद नहीं, लाल बनारसी साड़ी, माथे पर सिंदूर, आंखों में हल्की उदासी। नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, रूपांजलि देवी, 1919। मीरा का गला सूख गया। ये वही है, उसने फुसफुसाया। साध्वी काव्या ने आंखें बंद की। ये घर स्मृतियों से भरा है और वे जाग रही हैं। अचानक हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स हिलने लगीं। छन छन छन, पायल की वही लय, और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। 1920, विक्रम राय का साम्राज्य। समय पीछे मुड़ा। भैरवपुर तब छोटा नहीं था, वो विक्रम राय की जागीर था। विक्रम राय, ऊंचा कद, तीखी मूछें, कठोर आंखें। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। लोग उसे सामने मालिक कहते थे, पीछे शैतान। उसके भीतर एक अजीब आग थी, सत्ता की, स्वामित्व की और नियंत्रण की। जब उसने रूपांजलि से विवाह किया, पूरा इलाका हक्का बक्का रह गया। रूपांजलि सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो शिक्षित थी, संगीत जानती थी। उसकी हंसी में घंटियों की खनक थी। पहले कुछ महीने शांत रहे, फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ईर्ष्या का बीज। एक शाम आंगन में कीर्तन हो रहा था। रूपांजलि ने भजन गाया। गांव के पुरुष और स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो गए। विक्रम दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, कुछ और था, जलन। उसने देखा 2 नौजवान किसान एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे, बस वही काफी था। उस रात हवेली में पहली बार चीख सुनाई दी। तुम उसे देख रहे थे? विक्रम गरजा। के बीच वही स्त्री खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने होंठ हिलाए, न्याय। और हवेली कांप उठी। हवेली के आंगन में चांदनी ठहरी हुई थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। मीरा खिड़की के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। वो मुझे बुला रही है, उसने धीमे स्वर में कहा। डॉक्टर अरविंद झुंझला उठे। मीरा, ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, हम सब तनाव में हैं। लेकिन तभी छन छन छन, पायल की आवाज इस बार भीतर से आई, जैसे किसी ने जमीन के नीचे चलना शुरू किया हो। साध्वी काव्या ने अचानक आंखें खोली। तहखाना। राघव की सांस अटक गई। नहीं, वहां मत जाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। 30 साल पुराना डर।
डॉक्टर अरविंद ने टॉर्च उठाई। कहाँ है तहखाना? राघव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने हवेली के पीछे की ओर इशारा किया। उधर आम के पेड़ों के पीछे दीवार में एक पत्थर है जो हिलता है। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम वहां गए थे? राघव की आंखें दूर कहीं खो गईं। मैं तब 20 साल का था, दोस्तों से शर्त लगी थी, हम 4 लोग आए थे। वो रुका, गला सूख गया। सिर्फ मैं लौटा। सन्नाटा, गुप्त रास्ता। हवेली के पीछे का हिस्सा ज्यादा जर्जर था, दीवारों पर काई जमी थी, आम के पेड़ों की जड़ें दीवारों में धंसी थीं। राघव ने कांपते हाथों से एक बड़ा पत्थर धक्का दिया। कर कर पत्थर खिसक गया। पीछे अंधेरे में उतरती संकरी सीढ़ियां दिखीं। ठंडी हवा का झोंका ऊपर उठा। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साध्वी काव्या ने मंत्र बुदबुदाया, जो सत्य है वही प्रकट हो। डॉक्टर अरविंद ने मशीन ऑन की। विद्युत चुंबकीय स्तर बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों के नीचे सीढ़ियां नम थीं, हर कदम पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। टप टप, जैसे कोई रो रहा हो। नीचे पहुंचते ही बदबूदार हवा ने उनका स्वागत किया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जंग लगी जंजीरें चमकी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के कोने में मिट्टी उभरी हुई थी, जैसे कभी वहां कुछ दफनाया गया हो। छन, पायल की आवाज बहुत पास से आई। राघव ने आंखें बंद कर लीं। 30 साल पहले मैंने भी यही देखा था। राघव का सच। हम चारों ने यहाँ खुदाई की थी। मिट्टी के नीचे एक कंकाल मिला। मीरा की सांस रुक गई और राघव की आवाज टूट गई। जैसे ही हमने हड्डियां छुई, दीवारों पर परछाई उभरी। एक आदमी की, बड़ी मूंछें, लाल आंखें। डॉक्टर अरविंद फुसफुसाए, विक्रम राय। राघव ने सिर हिलाया। मेरे 3 दोस्त भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां जैसे खत्म हो गईं। दरवाजा बंद हो गया, चीखें गूंजती रहीं। और तुम? मीरा ने पूछा। राघव कांप उठा। मैंने उस औरत को देखा, सफेद साड़ी में। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम जाओ, अभी नहीं। सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली, मैं हवेली के बाहर था, अकेला, मिट्टी के नीचे। डॉक्टर अरविंद घुटनों के बल बैठे। हमें खुदाई करनी होगी, सच्चाई सबूत मांगती है। उन्होंने फावड़ा उठाया। हर बार के साथ मिट्टी हटती गई और फिर टक, कुछ कठोर चीज से टकराने की आवाज आई। मीरा का दिल थम गया। धीरे धीरे हड्डियां दिखाई देने लगी। एक कंकाल, कलाई में जंग लगी जंजीर और पास ही चांदी की पायल। छन, पायल अपने आप हिली। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। हवा अचानक भारी हो गई। प्रकट होना। कमरे के बीचों बीच धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। एक स्त्री, सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन अब उसका चेहरा शांत नहीं था। आंखें अग्नि सी जल रही थी। रूपांजलि, साध्वी काव्या ने कांपते स्वर में कहा। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। रूपांजलि के होंठ हिले। मुक्ति। तभी दीवारों पर दूसरी परछाई उभरी। भारी कद, तीखी मूंछें, क्रूर आंखें, गूंजती आवाज। वो मेरी थी। तहखाना कांप उठा। जंजीरें झंझनाई। डॉक्टर अरविंद की मशीन टूट कर गिर पड़ी। राघव चीख उठा। वो आ गया। संघर्ष की शुरुआत। रूपांजलि की आवाज गूंजी। मैं संपत्ति नहीं थी। उसकी पायल जमीन पर गिर गई। छन छन। इस बार वो ध्वनि बिजली की तरह गूंजी। विक्रम की परछाई दीवारों से निकलकर कमरे के बीच आने लगी। हवा भारी हो गई। मीरा अचानक आगे बढ़ी। रुको, उसने चिल्लाया। सब स्तब्ध रह गए। मीरा की आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब साहस था। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा। कमरा कांप उठा और तभी ऊपर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे हवेली खुद टूटने वाली हो। निर्णय का क्षण। साध्वी काव्या चिल्लाई, अगर कंकाल को उचित संस्कार नहीं मिला, आत्मा मुक्त नहीं होगी। डॉक्टर अरविंद हतप्रभ खड़े थे। ये असंभव है, लेकिन उनके शब्द हवा में खो गए। रूपांजलि की आत्मा मीरा के पास आकर ठहर गई। धीरे से फुसफुसाई, तुम समझती हो। मीरा के हाथ अपने आप कंकाल की ओर बढ़े। तभी विक्रम की गर्जना गूंजी, कोई उसे नहीं ले जाएगा। तहखाने की छत से मिट्टी गिरने लगी। सीढ़ियां हिलने लगी। राघव चिल्लाया, हमें अभी फैसला करना होगा। और तभी पायल की आवाज एकदम शांत हो गई। अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। ऊपर से मिट्टी झड़ रही थी। जंजीरें झंझना रही थीं। मीरा घुटनों के बल बैठी थी। उसके सामने रूपांजलि का कंकाल। साध्वी काव्या ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम त्रयंबकम यजामहे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्थिर थी। विक्रम की गूंजती आवाज फिर उभरी, कोई उसे मुक्त नहीं करेगा। वो मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। तहखाने की दीवारों पर उसकी परछाई विशाल होती जा रही थी, जैसे पूरा अंधेरा उसी से बना हो। मीरा का परिवर्तन। डॉक्टर अरविंद ने मीरा का हाथ पकड़ना चाहा। मीरा, पीछे हटो, ये खतरनाक है। लेकिन मीरा ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, उनमें गहरी शांति थी और साथ ही अदम्य साहस।
अगर उसे आज न्याय नहीं मिला तो ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रूपांजलि की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। अब वो क्रोध से नहीं, दर्द से चमक रही थी। धीरे धीरे तहखाने की हवा गर्म होने लगी। सत्य का उद्घाटन। अचानक दीवार पर दृश्य उभरा, जैसे अतीत जीवित हो उठा हो। विक्रम रूपांजलि को तहखाने में धकेल रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे अपमानित किया, वो चिल्लाया। रूपांजलि रोई नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, सुंदरता अपराध नहीं होती विक्रम। विक्रम ने जंजीरें कसती, दरवाजा बंद हुआ और बाहर पायल गिरने की आवाज आई। छन, दृश्य गायब हो गया। तहखाने में फिर वही भयावह वर्तमान था। अग्नि का आह्वान। साध्वी काव्या ने आंखें खोली। हमें अग्नि चाहिए, शुद्ध अग्नि। डॉक्टर अरविंद ने कांपते हाथों से बैग खोला। उसमें आपातकालीन फ्लेयर था। ये वैज्ञानिक उपकरण है, वो बुदबुदाए, लेकिन आज शायद यही संस्कार की अग्नि बनेगा। राघव ने मिट्टी से कंकाल को सावधानी से निकाला। मीरा ने पायल उठाई। तुम्हें मुक्त होना होगा, उसने फुसफुसाया। विक्रम का प्रकोप। अचानक हवा तूफान में बदल गई। विक्रम की परछाई अब स्पष्ट रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अंगारों सी जल रही थी। तुम सब मरोगे। सीढ़ियां टूटने लगी। तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। डॉक्टर अरविंद चीखे, हम फंस गए। विक्रम की गर्जना गूंजी, कोई बाहर नहीं जाएगा। आत्माओं का संघर्ष। साध्वी काव्या ने तेज स्वर में कहा, रूपांजलि, तुम्हें अपने भय से ऊपर उठना होगा। रूपांजलि की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। मैं तुम्हारी वस्तु नहीं थी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। विक्रम दहाड़ा, तुम मेरी पत्नी थी। पत्नी स्वामित्व नहीं होती, उसकी आवाज गूंजी। तहखाने की दीवारें फटने लगी। ऊपर बिजली कड़की। फ्लेयर की आग जल उठी। लाल पीली रोशनी में सब कुछ भयानक दिख रहा था। संस्कार। मीरा ने कांपते हाथों से कंकाल को आग के पास रखा। साध्वी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। ओम अग्नये स्वाहा। राघव ने मिट्टी का तेल छिड़का। डॉक्टर अरविंद ने फ्लेयर आगे बढ़ाया। आग भड़क उठी। विक्रम चीखा, नहीं। उसकी परछाई आग की लपटों में तड़पने लगी। रूपांजलि की आत्मा लपटों के बीच खड़ी थी। उसने पहली बार मुस्कुराया, शांत, कोमल, मुक्त। अंतिम टकराव। विक्रम की आवाज कमजोर हो रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, रूपांजलि ने अंतिम बार कहा। मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं। आग की लपटें तेज हुई और विक्रम की परछाई राख बनकर बिखर गई। तहखाना शांत हो गया। सीढ़ियां फिर दिखाई देने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मुक्ति। आग शांत हुई। राख के बीच सिर्फ चांदी की पायल बची थी। मीरा ने उसे उठाया। छन। इस बार ध्वनि कोमल थी। रूपांजलि की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उसने मीरा की ओर देखा। उस नजर में कृतज्ञता थी। फिर वो धुंध बनकर ऊपर उठी और गायब हो गई। सुबह जब वे हवेली से बाहर निकले, सूरज उग रहा था। आम के पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट थी। हवा सामान्य थी। डॉक्टर अरविंद पहली बार चुप थे। काफी देर बाद बोले, कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। राघव ने गहरी सांस ली। अब ये घर शांत है। मीरा ने पायल को मिट्टी में दबा दिया। अब कोई पायल नहीं बजेगी। लेकिन उसी रात भैरवपुर से दूर नए बने रास्ते पर एक अजनबी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, धीमी मुस्कान, और हवा में फिर वही आवाज, छन छन छन। भैरवपुर की हवेली शांत हो चुकी थी, कम से कम ऊपर से। राघव शहर लौट गया। डॉक्टर अरविंद अपने उपकरणों के टूटे टुकड़ों को देख चुप हो गए। साध्वी काव्या ने कहा, एक अध्याय समाप्त हुआ है। लेकिन मीरा को भीतर से लगता था कि कुछ बाकी है। और दिल्ली में धर्मपाल सिंह उस रात सो न पाए। एक अनजाना कंपन। रात के ठीक 12 बजे उनके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिले। छन छन छन। धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये यहाँ कैसे? उन्होंने घबराकर लाइट चलाई। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर हल्की सी राख बिखरी थी और उसमें उभरा एक निशान, पायल का। अतीत का जुड़ाव। अगली सुबह मीरा को धर्मपाल का फोन आया। तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है, उसकी भारी आवाज में डर था। मीरा चौंक गई। हमने उसे मुक्त किया? नहीं, धर्मपाल ने धीमे स्वर में कहा। विक्रम राय मेरा परदादा था। सन्नाटा। मीरा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। छिपा हुआ सच। दिल्ली लौटकर जब सब धर्मपाल के विशाल बंगले में मिले तो वातावरण भारी था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। मीरा की नजर एक तस्वीर पर टिक गई। एक आदमी, तीखी मूछें, कठोर चेहरा। नीचे लिखा था, जमींदार विक्रम राय, 1920। डॉक्टर अरविंद ने भौहे से कोड़ ली। आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? धर्मपाल की आंखों में पछतावा था। मैं अपने परिवार के अतीत से भाग रहा था। हमेशा सुना कि विक्रम राय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, लेकिन दादी कहती थी कि हमारा खून शांत नहीं है। वंश का अभिशाप। धर्मपाल ने भारी स्वर में कहा, हमारे परिवार में हर पीढ़ी में एक पुरुष अचानक पागलपन का शिकार हुआ है। हिंसक, शक्की, क्रूर। मीरा की धड़कन तेज हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि? हाँ, धर्मपाल ने उसकी बात काटी। विक्रम की आत्मा सिर्फ हवेली में नहीं, वो हमारे खून में भी थी। साध्वी काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ आत्माएं स्थान से नहीं, वंश से बंधी होती हैं। अधूरी मुक्ति। लेकिन हमने उसे अग्नि में विलीन होते देखा, डॉक्टर अरविंद बोले। आत्मा का एक अंश वही था, लेकिन उसका अहंकार, उसकी आसक्ति, वो शायद अभी भी जीवित है। धर्मपाल ने धीरे से कहा, कल रात मैंने उसे देखा, सब स्तब्ध। आईने में कुछ क्षण के लिए मेरा चेहरा बदल गया था। मूछें, लाल आंखें। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा का भय। उस रात मीरा अकेली बैल्कनी में खड़ी थी। उसे अपने भीतर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुमने मुझे जलाया। मीरा ने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में धर्मपाल का प्रतिबिंब नहीं, विक्रम का चेहरा था। उसने फुसफुसाया, मैं खत्म नहीं हुआ। सच का सामना। अगले दिन साध्वी काव्या ने धर्मपाल का ध्यान कराया। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, वो तुम्हारे भीतर है। धर्मपाल कांप उठे। मैं क्या करूं? स्वीकार करो, साध्वी ने कहा। भागने से वो और मजबूत होगा। डॉक्टर अरविंद ने पहली बार बिना तर्क के कहा, हमें फिर भैरवपुर जाना होगा। लौटने की तैयारी। राघव को फोन किया गया। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने खोला तो वहां एक पायल रखी थी। छन। और दूर कहीं से आवाज आई, सबको लौटना होगा। अंतिम संकेत। उसी रात भैरवपुर की हवेली में राख के ढेर के बीच से काला धुआं उठने लगा। दीवार पर फिर वही परछाई उभरी, धीरे धीरे, अधूरी, कमजोर, लेकिन जीवित। गूंजती आवाज, ये सिर्फ शुरुआत थी।
दिल्ली की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन धर्मपाल सिंह के भीतर तूफान उठ चुका था। आईने में अपना चेहरा देखते हुए उन्हें डर लगने लगा था। हर बार कुछ क्षण के लिए चेहरे की रेखाएं बदल जाती, आंखों में अजीब सी लालिमा चमक उठती। मैं विक्रम नहीं हूं, वे खुद से बुदबुदाए, लेकिन भीतर कहीं एक भारी ठंडी आवाज फुसफुसाई। खून झूठ नहीं बोलता। भैरवपुर की ओर वापसी। 3 दिन बाद वही कार फिर आम के बागों के सामने रुकी। इस बार धर्मपाल खुद साथ थे। राघव भी आया, मजबूरी में। उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन हर रात पायल की आवाज उसके सपनों में गूंजती रही। साध्वी काव्या शांत थी, डॉक्टर अरविंद पहले से ज्यादा गंभीर, मीरा सबसे अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संकल्प। हवेली की प्रतिक्रिया। फाटक इस बार अपने आप नहीं खुला। धर्मपाल ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही उनकी उंगलियां लोहे को छुईं, फाटक जोर से खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। छिन छिन, हल्की सी आवाज। राघव ने फुसफुसाया, वो जाग गया है। रक्त का स्वीकार। आंगन में खड़े होकर साध्वी काव्या ने कहा, धर्मपाल, ये जगह तुम्हें पहचानती है। धर्मपाल के हाथ कांप रहे थे। मैं क्या करूं? स्वीकार करो कि विक्रम तुम्हारा पूर्वज था। उसके पाप तुम्हारे खून में है, लेकिन तुम उसके जैसे नहीं हो। धर्मपाल ने आंखें बंद की। हाँ, वो मेरा परदादा था, और मैं उसके कर्मों से शर्मिंदा हूं। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। तहखाने की पुकार। इस बार उन्हें रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा और गहरा था। दीवारों पर काली लकीरें फैल चुकी थीं, जैसे राख फिर से जीवित हो रही हो। बीच में वही स्थान जहां उन्होंने अग्नि संस्कार किया था, लेकिन राख के बीच अब एक काला धब्बा धड़क रहा था। धक धक। धर्मपाल का दिल उसी लय में धड़कने लगा। विक्रम की वापसी। काला धुआं ऊपर उठा, धीरे धीरे एक आकृति बनी। इस बार वो पहले से कमजोर थी, लेकिन ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अब वो क्रोध से नहीं, आसक्ति से भरी थी। मेरे वंशज। गूंजती आवाज तहखाने में फैल गई। धर्मपाल पीछे हट गए। मैं तुम्हारा नहीं हूं। आकृति हंसी। तुम मेरा रक्त हो, मेरी विरासत। मीरा आगे बढ़ी। विरासत पाप की भी हो सकती है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। सत्य का अनावरण। साध्वी काव्या ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हारी शक्ति भय से आती है, आसक्ति से आती है। आकृति चीखी, वो मेरी थी। तभी अचानक हवा में प्रकाश की हल्की चमक हुई। रूपांजलि की धुंधली आकृति दिखाई दी। अब वो पहले से शांत थी। मैं कभी तुम्हारी नहीं थी। उसकी कोमल आवाज गूंजी। विक्रम की परछाई कांती। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था, उसने कहा। अंतिम अनुष्ठान। साध्वी ने धर्मपाल को आगे बुलाया। तुम्हें यह अभिशाप तोड़ना होगा। धर्मपाल कांपते हुए आगे बढ़े। मैं अपने पूर्वज के पापों को स्वीकार करता हूं, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने मिट्टी उठाई, उसे राख पर डाला। ये पाप यहीं समाप्त होगा। राख में कंपन हुआ। विक्रम की आकृति तड़पने लगी। नहीं, तुम मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते। धर्मपाल ने आंखें बंद कर लीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं देता, मैं तुम्हें समाप्त करता हूं। विरासत का अंत। तहखाने में तेज प्रकाश फैल गया। रूपांजलि की आत्मा आगे बढ़ी। उसने विक्रम की ओर देखा। अब न क्रोध था, न भय, सिर्फ दया। तुम्हारा समय समाप्त है। काला धुआं बिखरने लगा। विक्रम की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। मैं अमर। और फिर शून्य, सन्नाटा, शांति। हवा हल्की हो गई। तहखाने की दीवारें सामान्य हो गई। धक धक की आवाज रुक गई। रूपांजलि की आकृति आखिरी बार मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान पूरी थी, फिर वो प्रकाश में विलीन हो गई। उपसंहार। अस्थाई। भैरवपुर की हवेली अब सचमुच शांत थी। आम के पेड़ों पर धूप पड़ी थी। कोई पायल नहीं बजी, कोई परछाई नहीं उभरी। दिल्ली लौटते समय धर्मपाल ने कहा, अब मुझे आईने से डर नहीं लगता। डॉक्टर अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। शायद कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। मीरा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कहीं दूर, बहुत दूर किसी की आत्मा सचमुच मुक्त हो चुकी है। लेकिन उसी रात हवेली के सबसे ऊंचे मीनार पर एक कौवा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और हवा में बहुत धीमी आवाज तैर रही थी। छिन। भैरवपुर अब सामान्य दिखता था। हवेली के बाहर से गुजरते बच्चे अब पत्थर नहीं फेंकते थे। आम के बागों में फिर से चरवाहे बैठने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते, अब सब ठीक है। लेकिन कुछ चीजें दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं। मीरा का सपना। दिल्ली लौटे 2 हफ्ते हो चुके थे। उस रात मीरा ने एक अजीब सपना देखा। वो एक विशाल उजले आंगन में खड़ी थी। हवा में चंपा की खुशबू थी। सामने रूपांजलि खड़ी थी, लेकिन अब सफेद साड़ी में नहीं, हल्की गुलाबी साड़ी। चेहरे पर पूर्ण शांति। तुम मुक्त हो गई, मीरा ने कहा। रूपांजलि मुस्कुराई। हाँ, लेकिन हर कहानी सिर्फ एक जन की नहीं होती। मीरा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? रूपांजलि की आंखें गहरी हो गईं। बंधन सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी बनते हैं। और तभी आंगन की रोशनी अचानक धुंधली हो गई। पीछे एक परछाई उभरी, कमजोर, धुंधली, लेकिन पहचानी हुई। धर्मपाल का बदलाव। इधर धर्मपाल सिंह में एक अजीब परिवर्तन आने लगा। वो पहले से शांत थे, क्रोध जैसे खत्म हो गया था, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में कुछ झलकता, एक तीखी चमक। एक रात उन्होंने डायरी में लिखा, क्या पाप सच में खत्म हो जाते हैं या सिर्फ रूप बदलते हैं? उसी रात उनके कमरे में खिड़की अपने आप खुली। हवा आई, लेकिन इस बार पायल की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक फुसफुसाहट। अभी नहीं। हवेली में नया आगंतुक। भैरवपुर में एक नया परिवार आया। सरकारी स्कूल में नई शिक्षिका अनन्या, लगभग 30 साल की, शांत स्वभाव, आंखों में गहरी उदासी। उसे गांव वालों ने हवेली के पास वाले पुराने मकान में कमरा किराए पर दिलाया। पहली रात वो बालकनी में खड़ी थी, हवेली की ओर देखा। कुछ क्षण के लिए उसे लगा कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, सब शांत था। अनन्या का अतीत। अनन्या बचपन से एक ही सपना देखती थी, एक अंधेरा कमरा, जंजीरें और पायल की आवाज। वो कभी समझ नहीं पाई कि क्यों। उसकी माँ कहती थी, तुम छोटी थी तब बहुत बुखार आया था, तब से अजीब सपने आते हैं। लेकिन आज जब उसने हवेली को देखा, उसके भीतर कुछ कांपा, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। पहली खनक, आधी रात, अनन्या गहरी नींद में थी। अचानक छन, वो उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर चांदनी में चमकती हुई एक चांदी की पायल।
उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही पायल उसकी त्वचा से छुई, उसकी आंखों के सामने दृश्य चमक उठा। एक तहखाना, जंजीरें और एक पुरुष की क्रूर हंसी। अनन्या चीख उठी। दिल्ली में झटका। उसी क्षण दिल्ली में मीरा अचानक जाग गई। उसने सीने पर हाथ रखा। दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा किसी ने पुकारा है। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, रूपांजलि। लेकिन इस बार जो आवाज आई वो कोमल नहीं थी, वो मासूम थी। मैं वापस आ गई हूं। रहस्य गहराता है। अगले दिन अनन्या स्कूल गई, बच्चों के साथ बैठी, लेकिन उसके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा। छुट्टी के बाद वो सीधे हवेली की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने रोका, उधर मत जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं। फाटक खुला, बिना छुए। उसने भीतर कदम रखा। हवेली शांत थी, लेकिन हवा में हल्की सी महक थी, चंपा की। तहखाने का पुनर्जागरण। जैसे ही अनन्या आंगन के बीच पहुंची, जमीन के नीचे से हल्का कंपन हुआ। धक धक, बहुत हल्का, बहुत गहरा। उसकी आंखें बदलने लगी। एक पल के लिए वो अनन्या नहीं लगी। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई और बहुत धीरे उसने कहा, इस बार कहानी अलग होगी। संकेत। उसी शाम दिल्ली में धर्मपाल ने अचानक सीने में दर्द महसूस किया। आईने में देखा, उनका चेहरा सामान्य था, लेकिन पीछे आईने के कोने में एक स्त्री खड़ी थी। सफेद नहीं, गुलाबी साड़ी में, और उसकी आंखों में सवाल था। प्रश्न, क्या रूपांजलि सच में मुक्त हुई या उसने नया जन्म लिया? क्या अनन्या वही आत्मा है या विक्रम की परछाई अब भी कहीं छिपी है? क्या विरासत सच में खत्म हुई या सिर्फ इंतजार कर रही है? और उसी रात भैरवपुर की हवेली के सबसे ऊंचे मीनार पर कौवा उड़ गया। आसमान साफ था, कोई पायल नहीं बजी, सिर्फ एक नई धड़कन। धक धक धक। भैरवपुर की सुबह सामान्य थी। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे हंसते हुए कक्षा में दौड़े। लेकिन अनन्या के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं था। उसकी उंगलियां बार बार उस पायल को छू रही थीं जो उसने पिछली रात तकिए के नीचे छिपा रखी थी। वो उसे फेंकना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, जैसे वो पायल उसे थामे हुए थी। पहली स्मृति। कक्षा में पढ़ाते हुए अचानक उसकी आवाज़ रुक गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द धुंधले हो गए। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। एक विशाल आंगन, लाल साड़ी में एक युवती, हवा में चंपा की खुशबू। उस युवती ने मुड़कर देखा। वो चेहरा वही था, लेकिन वो अनन्या नहीं थी, वो रूपांजलि थी। अनन्या ने झटके से आंखें खोली। बच्चे उसे घूर रहे थे। मैडम, आप ठीक है? उसने मजबूरी से मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस थोड़ा चक्कर। लेकिन वो जान चुकी थी कि ये सिर्फ सपना नहीं था, पायल का रहस्य। शाम को वो